हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आज की जो क्लास है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में, जो कि गैस वेल्डिंग के अंतर्गत की आती है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ करके हम लोग और एसिटिलीन का यूज़ करके क्या करते हैं, वेल्डिंग का निर्माण करते हैं, यानी कि वेल्ड का निर्माण करते हैं या फिर किसी मटेरियल को वेल्डिंग करते हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको ऑक्सीजन गैस के बारे में बता दिया था, एसिटिलीन के बारे में बता दिया था और हाइड्रोजन गैस के बारे में बता दिया था। तो उनके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उनके व्यवहार क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। और आपको ये भी बताया था कि गैस वेल्डिंग जो है वो बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पे आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग को अगर हम लोग पूरी तरह से एक सिद्धांत के बारे में अगर इसको समझें तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर जो होता है वो नोज़ल के थ्रू, यानी कि जो वेल्डिंग टॉर्च होती है उसके थ्रू जब भी बाहर निकलता है तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसको, एसिटिलीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करके या जला करके हम लोग एक फ्लेम का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ज्वाला का निर्माण करते हैं, लौ का निर्माण करते हैं। और उस ज्वाला या लौ का हम लोग उपयोग करते हैं फिलर रॉड को गलाने में, जिससे हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो सके। तो इसको हम लोग अगर लिखें तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग वेल्डिंग टार्च से निकले एसिटिलीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जलाते हैं, जिससे क्या होता है, ज्वाला का निर्माण होता है, जिससे ज्वाला, लौ या फ्लेम का निर्माण होता है। ठीक है, तो कभी भी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो ज्वाला का निर्माण होता है, यानी कि जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन जो है उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिलीन जो नोजल के टिप के थ्रू जो निकलती है उसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जिससे हमारा लौ या ज्वाला का निर्माण होता है। अब क्या करते हैं, इसी ज्वाला का, इसी लौ का प्रयोग फिलर रॉड को गलाने में किया जाता है, किया जाता है। तो इतनी चीज़ जो है आप लोग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के बारे में, इसकी बेसिक सी थीम के बारे में इतना जो है आपको जानना है। ये आपसे कहीं भी पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि जैसे ज्वाला तो बन गई हमारी, अब जो ज्वाला, जैसे मान लीजिए जैसे ही ये टॉर्च हुआ, अब टॉर्च मान लीजिए कि ये टॉर्च हुआ, ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च हुई, यहाँ से जैसे ही क्या निकला, मिश्रण निकला, किसका किसका, एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का। हमने आपको एसिटिलीन के बारे में बताया था, C2H2 और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसका रेशियो, यानी कि इसका मिक्सचर, यानी कि इसका मिश्रण जो है, जैसे ही इस टिप से निकलता है बाहर और निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही ये निकलता है तो इसमें कुछ जोन बनते हैं, यानी कि इसमें कुछ क्षेत्र बनते हैं। एक इनर क्षेत्र बनता है, एक मध्य क्षेत्र बनता है और एक बाहरी क्षेत्र का निर्माण होता है, जो चित्र हमने वहाँ पे पहले से बनाया है विधिवत तरीके से। तो अब इन्हीं ज्वालाओं के बारे में हम लोग समझेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं के जो क्षेत्र बनते हैं, जोन बनते हैं, यानी कि ज्वालाओं के मुख्य भाग बनते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए, जैसे ही ज्वाला हमारी क्या होती है, जैसे ही निकलती है
जब शुरुआत में हमारी ज्वाला निकलती है कहाँ से, नोज़ल से, तो निकलते समय क्या करती है वो, सबसे पहले वो जलने की कोशिश करती है। तो जो सबसे पहला जो बर्निंग जो पीरियड होता है या सेशन होता है बर्निंग करने वाला, जलने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर कोन बोलते हैं या आंतरिक कोन। आंतरिक कोन। अब क्या हुआ कि जैसे ही आंतरिक कोन हुआ, आंतरिक कोन के बाद जब थोड़ी सी जो है एसिटिलीन की मात्रा और बाहर की तरफ आई, तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब एसिटिलीन जो है वो पूरी तरह से जलने के लिए तैयार होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एसिटिलीन का फुल बर्निंग जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फुल बर्निंग जोन। ये क्या होता है, ये मध्य आवरण, मध्य आवरण। अब कुछ जो है एसिटिलीन क्या होती है कि मध्य आवरण में भी जलने से बच जाती है। जैसे मान चलिए कि यहाँ से एसिटिलीन निकली, पहले तो इनर कोन में यानी कि आंतरिक कोन में जली एसिटिलीन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। उसके बाद क्या होता है कि फुल बर्निंग अपने मतलब पूरे अपने परफॉर्मेंस में कहाँ आती है, ये जो मध्य आवरण होता है यहाँ पे आती है। लेकिन कुछ एसिटिलीन की जो गैस होती है वो बाहर बच जाती है जलने से, तो वो क्या होती है, अब वो बाहर निकलती है, बाहर निकलने को तैयार होती है। अब जैसे ही वो बाहर आती है, तो अब जो बाहर की वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है, वहाँ से ऑक्सीजन से क्या होती है, वो एसिटिलीन जलने के लिए तैयार हो जाती है। और जो बाहर के ऑक्सीजन से जलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य जोन बोलते हैं, बाह्य जोन। तो जो आंतरिक कोण होता है उसका जो कलर होता है वो नीला होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। और ये जो मध्यम वाला होता है इसका क्या होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है। तो जैसे ही ज्वाला निकलेगी तो सबसे पहले क्या होगी, वो ज्वालाओं के अगर भाग के बारे में बात करें कि ज्वाला के जो पार्टीशन है, कितने भागों में ज्वालाएं होती हैं, उनके बारे में बात करें तो 3 प्रकार की ज्वालाओं के जो है पार्टीशन होते हैं, 3 प्रकार के जोन होते हैं। जिसमें से पहला जोन क्या होता है, आंतरिक जोन होता है, इंटरनल जोन होता है, जिसका कलर जो होता है वो नीला होता है। और आंतरिक जो जोन होता है इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो तापमान होता है वो करीब 2700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 3450 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या होता है। वहीं पे अगर मध्य कोण का क्या होता है, सफ़ेद कलर का इसका रंग होता है। और मध्य कोण का जो टेम्परेचर होता है वो करीब कितना होता है, 2100 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान सकते हैं लगभग में। और जो बाह्य कोण जोन होता है, बाह्य जोन का जो तापमान होता है वो टेम्परेचर कितना होता है, तो 2000 से लेकर के 2350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतनी चीज़ें जो है आपको जोन के पार्टीशन के बारे में याद रखना है। अब इसको अगर हम लोग बारी बारी से लिखें कि जैसे ज्वालाओं के मुख्य भाग के बारे में, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के मुख्य भाग। मुख्य भाग में जो आप पहली हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे आंतरिक जोन। उसके बाद दूसरा आप लोग डालेंगे मध्य जोन। और तीसरा बाह्य जोन। अब समझते हैं इसको। आंतरिक जोन को आपको हमने पहले ही बता दिया कि जो आंतरिक जोन होती है, जैसे ही टिप से क्या होती है हमारी एसिटिलीन निकलती है जहाँ से वेल्डिंग टार्च से, तो जैसे ही जो फर्स्ट बर्निंग होता है वो हमारा क्या होता है, वो आंतरिक जोन कहलाता है। यानी कि इसको आप लिखेंगे वेल्डिंग टार्च से निकलते ही ऑक्सीजन की उपस्थिति में C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस जलना प्रारंभ
प्रारंभ करती है उसी जोन को आंतरिक जोन कहते हैं। ठीक है, इसका कलर आप लोग लिखेंगे नीला और इसका टेम्परेचर आप लोग कितना लिखेंगे, लगभग 2750 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के आप इसको 3450 डिग्री सेंटीग्रेड तक मान सकते हैं। 3450 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गई बातें किसके बारे में, आंतरिक जोन के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही मध्य जोन, जब आंतरिक जोन में जितनी चीज़ें जलनी होगी, जितना बर्निंग होना होगा हमारा हो जाएगा एसिटिलीन का। अब क्या होगा कि जो फुल बर्निंग, यानी कि जैसे ही निकला तो जलने की कोशिश की ऑक्सीजन की मात्रा में, लेकिन जलते जलते जो बच गया, अब जब वो अपने प्रचुर मात्रा में पहुंच चुकी है, यानी कि अपने फुल सैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच गई है, यानी कि होता है ना पीक पॉइंट पे पहुंचना किसी भी चीज़ को जलने का, यानी कि इस समय जो है वो चरम पे रहती है जलने वाली जो उसकी प्रक्रिया रहती है। तो जैसे ही आंतरिक जोन को C2H2 पार करती है तो अपने फुल बर्निंग जोन में प्रवेश करती है। इसीलिए इसे फीडर जोन भी कहा जाता है, फीडर जोन भी कहते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ हो गई। अब जो ये बीच वाला भाग रहता है, इसका कलर जो होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है, कलर सफ़ेद होता है और इसका जो टेम्परेचर होगा वो करीब करीब आप मान सकते हैं 2100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। और इसको क्या बोलते हैं, मध्य जोन कहते हैं। उसके बाद अब मध्य जोन के बाद कुछ एसिटिलीन क्या होती है जो नहीं जल पाती है, जो बच जाती है, वो क्या करती है, अब मध्य जोन से वो बाहर जो है निकलने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मध्य जोन में जलने से बची हुई एसिटिलीन यानी C2H2 क्या करती है, बाहर निकलती है तथा वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मदद से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की मदद से क्या होती है, जलना शुरू हो जाती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य जोन कहा जाता है। इसे ही बाह्य जोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो तापमान होता है वो करीब करीब होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2400 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये हुआ कि ज्वालाओं के मुख्य भाग के बारे में, किसकी, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के। तो इतनी चीज़ें जो है आपको अच्छे से याद करनी है, पढ़ना है, इसको अच्छे से लिखना है। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आपको कमेंट करना है, वीडियो को फिर से आप पीछे से देख सकते हैं, तो चीज़ें जो है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग जानेंगे कि जो फ्लेम होती है, जैसे मान चलिए ये फ्लेम के घटक हो गए, यानी कि फ्लेम के भाग हो गए कि फ्लेम कितने कितने जोन में बटी होती है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो फ्लेम होती है वो कितने प्रकार की होती है। भाई फ्लेम जो हो गया, जैसे मान चलिए कि यहाँ से स्टार्च से क्या होता है, एसिटिलीन यानी कि C2H2 और O2 निकलता है। तो इसके रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर करके डिफरेंट टाइप के हम लोग फ्लेम पाते हैं। ठीक है, जैसे किसी बार क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दिए, किसी बार कम कर दिए, किसी बार एसिटिलीन के बराबर किए, तो अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, निकल के आती हैं हमारी
ज्वालाएं निकल के आती हैं, अलग अलग प्रकार की फ्लेम निकल के आती हैं। जैसे ये बताइए कि आपके पास मान के चलिए कि आप आग जला रहे हैं, किसी कोई मान के चलिए कि मशाल जैसे आप जलाते हैं, ये डंडा हो गया। उसमें क्या होता था पुराने ज़माने में, यहाँ पे कपड़ा बांध करके उसमें तेल वेल डाल करके उसको जला के दरबान खड़े रहते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि जैसे आप केरोसिन ऑयल उसमें डाल रहे हैं या डीजल डाल रहे हैं तब उसको जला रहे हैं, तो अब ऑक्सीजन की मात्रा तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको एसिटिलीन की मात्रा कांस्टेंट रखनी है। लेकिन आपको मानना ये है कि जैसे मान चलिए आपको ज्वाला बहुत तेज चाहिए, ठीक है, बहुत अधिक टेम्परेचर चाहिए उस ज्वाला से, तो आप वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, केरोसिन या फिर डीजल डाल रहे हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। तो जैसे ही आप उसकी मात्रा बढ़ाएंगे तो जो ज्वाला रहेगा वो बदल जाएगी ना। पहले जो है कम मिट्टी का तेल डाला रहेगा, उसमें कम डीजल डाला रहेगा, तो वो जो ज्वाला रहेगी उसकी जो लौ रहेगी वो भी कम रहेगी, उसका तापमान भी कम रहेगा और उसमें भी उतना जो पावर जो है वो नहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप उसमें डीजल या कैरोसिन की सप्लाई बढ़ा देते हैं तो वो ज्वाला जो है एक बहुत बड़ा आकार उत्पन्न अपने आप में ले लेती है और उसका जो तापमान होता है वो बहुत ही सफिशिएंट होता है किसी भी चीज़ को आसानी से जलाने के लिए या गलाने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसमें C2H2 और ऑक्सीजन की जो मात्रा है इसकी रेशियो को चेंज करके बार बार अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ज्वालाएँ निकल के आएंगी, फ्लेम निकल के आएंगी, उनके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको हम लोग रफ करते हैं, उसके बाद जो है आगे आते हैं। तो उसके नाम जो है आप लोग जानते होंगे, जो फ्लेम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है और न्यूट्रल फ्लेम होता है। तो उन फ्लेमों के बारे में हम लोग जानेंगे, उनके टेम्परेचर को समझेंगे, उसमें जो रेशियो होता है वो आपसे पूछा जाता है। तो उसको जो है चाहे आप रेशियो के हिसाब से याद कर लीजिए कि इतना इतने का रेशियो होता है, या आप उसके वजन के हिसाब से, अगर रेशियो आप निकाल लेंगे तो उसके वजन कोई भी दे देगा। जैसे मान के चलिए कि दे दिया कि 5 लीटर ऑक्सीजन दे दिया या 5 किलोग्राम ऑक्सीजन दे दिया और उसी में बोल दिया कि एसिटिलीन कितनी रहेगी अगर हम लोग न्यूट्रल फ्लेम बना रहे हैं। तो न्यूट्रल फ्लेम बनेगा तो उसके रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप लोग उसको बांट सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का वर्गीकरण। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का वर्गीकरण। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का वर्गीकरण है, इसके वर्गीकरण को हम समझते हैं। तो जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहले यहाँ पे लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। पहली होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। उसके बाद दूसरी होती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। उसके बाद तीसरा होता है न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम। अब जो कार्बोराइजिंग फ्लेम है आपके पास, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन की मात्रा क्या करते हैं घटा देते हैं और एसिटिलीन की मात्रा को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर एक वॉल्यूम एसिटिलीन को C2H2 को के पूर्ण दहन के लिए 2.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अब जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में बेसिक होता क्या है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो C2H2 है इसको कांस्टेंट रखते हैं, एक रखते हैं, ठीक है। वहीं जो ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाती है, कौन सी फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम बन जाती है। वहीं पे अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा
ऑक्सीजन की मात्रा 1 से अधिक रखते हैं तथा C2H2 1 रखते हैं। ठीक है, तो हमारी कौन सी फ्लेम बन जाती है? वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बन जाती है। लेकिन जो न्यूट्रल फ्लेम होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग? C2H2 भी 1 रखते हैं और ऑक्सीजन भी क्या रखते हैं? वो 1 रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है। तो C2H2 भी 1 रखेंगे और ऑक्सीजन भी 1 रखेंगे, यानी कि बराबर मात्रा में रखेंगे तो हमारी न्यूट्रल फ्लेम होगी। ठीक है, अब जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टील एवं लिंडे वेल्डिंग में करते हैं। अब लिंडे वेल्डिंग हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये वेल्डिंग की तकनीकियां हैं, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग देखेंगे कि वेल्डिंग के सिस्टम, चाहे वो हाई प्रेशर वेल्डिंग सिस्टम हो, चाहे वो लो प्रेशर वेल्डिंग सिस्टम हो, या फिर 4 से 5 प्रकार की जो वेल्डिंग टेक्निक्स होती हैं उनमें जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो स्टील एवं लिंडे वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होती है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 3480 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, और इसका कितना होता है? 3260 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका जो प्रयोग होता है ऑक्सीडाइजिंग का, वो ब्रेजिंग वगैरह, तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे हम लोग? लौह धातु तथा ब्रास की वेल्डिंग में, ब्रास की वेल्डिंग में करते हैं। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो न्यूट्रल फ्लेम होता है इसका हम लोग जो प्रयोग माइल्ड स्टील में, कास्ट आयरन में, मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में कहाँ कहाँ करते हैं? माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात, कास्ट आयरन, मैग्नीशियम एवं एल्यूमिनियम में करते हैं। एल्यूमिनियम में करते हैं। ये इतनी बात क्या हो गई? कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में हो गई एवं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के और न्यूट्रल फ्लेम के बारे में हो गई। अच्छा, जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होता है इसी में तीनों प्रकार के जोन बनते हैं। इसी फ्लेम में तीनों प्रकार के जोन बनते हैं। कौन कौन सा? इनर कोन यानी कि आंतरिक कोण, आंतरिक मध्य कोण, मध्य जोन एवं बाह्य जोन। तो इतनी सी चीज़ें जो है वो आपको पढ़नी है। लाइटिंग का जो है थोड़ा सा गड़बड़ी है यहाँ पे, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो कुल मिला के जो है इतनी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी रहती हैं। अब जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो गैस वेल्डिंग की टेक्निक्स हैं और गैस वेल्डिंग के जो सिस्टम है, चाहे वो हाई प्रेशर सिस्टम हो चाहे वो लो प्रेशर सिस्टम हो, तो कितना उनमें प्रेशर रखते हैं। छोटा सा क्लास है, तो अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देख लेंगे? ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग देख लेंगे। यानी कि एक लेक्चर अभी आगे चलेगा किसका? कि जो विभिन्न प्रकार के ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के जो सिस्टम हैं और वेल्डिंग की जो टेक्निक्स हैं वो चलेगा। उसके बाद ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग, यानी कि इसके बाद जो है 2 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद जो है आपका गैस वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे इधर रेजिस्टेंस वेल्डिंग की तरफ। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद कुछ वेल्डिंग के कोड्स एवं जो मानक होते हैं आपके, जो उसको पढ़ाने के बाद जो है लगभग 1-2 टेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा 1-2 लेक्चर करेंगे। उसके बाद जो है आपकी जो क्लासेस जो है वेल्डिंग की वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।